प्रस्तुत है प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता वह तोड़ती पत्थर। यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। सर्वप्रथम यह कविता सुधा मासिक पत्रिका में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आचार्य शुक्ल ने निराला को बहुस्पर्शी संवेदना का कवि कहा है। काव्य जगत में उनका व्यवहार, उनका निरालापन विख्यात है, तो जीवन संघर्ष में वह महाप्राण की उपाधि से विभूषित है। हिंदी साहित्य के इस महान पुरोधा का जन्म 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। माता से इनका साथ मात्र 3 वर्ष तक का ही रहा। निराला का जीवन कष्टों से भरा रहा, जिससे जूझते जूझते निराला के अंदर एक दृढ़ता आ गई थी। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, जिससे इनको एक पुत्री सरोज की प्राप्ति हुई थी। हालांकि विधि ने पहले मनोहरा देवी और उसके कुछ वर्षों के पश्चात सरोज को भी इनसे छीन लिया। इस तरह लोगों की असामयिक मृत्यु ने निराला को अंदर से तोड़ दिया था। वह लिखते भी हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। हिंदी साहित्य के इस युग प्रवर्तक का देहावसान वर्ष 1961 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज नामक स्थान पर हुआ था। इनकी रचनाओं में परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि प्रमुख है। निराला के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद प्रस्तुत है उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर। सर्वप्रथम हम इसका पद पाठ करेंगे, तत्पश्चात इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। कवि ने इलाहाबाद में एक मजदूरनी को सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते देखा था। उस दृश्य को देखकर उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए, उसी का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। कविता इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खारोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। परीक्षा में हम इस कविता का संदर्भ कुछ इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अनामिका काव्य संग्रह से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद नगर के किसी पथ पर एक गरीब मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया है। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में इलाहाबाद का नामोल्लेख करने से पाठक के मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि निराला ने शहर विशेष का नाम क्यों लिया है। इस संदर्भ में पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक कवि निराला में उल्लेख किया है कि उन्होंने आनंद भवन के सामने जिस मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा, उसी को अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया है। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है
कि इस तरह तथ्य देकर निराला यह कहना चाहते हैं कि यह एक सत्य घटना है, न कि कल्पना। यह निराला का तत्कालीन समाज पर एक करारा व्यंग्य भी है, क्योंकि इलाहाबाद, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का हाल यह है कि एक तरफ पूंजीवादियों या धनाढ्यों के घर बन रहे हैं, जहाँ सजावट के लिए करीने से पेड़ लगाए जाते हैं, वहीं उस घर को बनाने में जिसका परिश्रम लग रहा है उसके लिए एक छायादार आवरण भी उपलब्ध नहीं है। वह लिखते हैं कि कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, अर्थात वह मजदूर जो अपनी नियति को स्वीकार कर चुकी है, उससे उसमें सुधार की कोई राह नहीं दिख रही। वह इस व्यवस्था को स्वीकार कर चुकी है कि उसे अपने कार्य में कोई आरामदायक स्थिति नहीं मिलेगी। निराला ने छायादार शब्द से कई अर्थों को साधा है। कोई न छायादार अर्थात उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, वह जीवन संग्राम में नितांत अकेली है। ऐसी विषम परिस्थिति में सामान्य मनुष्य टूट जाता है, परंतु वह मजदूरनी इस व्यवस्था के आगे हार नहीं मानती और इसे स्वीकार कर अपने कर्म में लगी रहती है। आगे निराला कहते हैं कि श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन। श्याम तन अर्थात उस मजदूरनी का रंग श्याम वर्ण का है। स्वाभाविक ही है कि वह मजदूरनी जो बिना किसी छाया के तपती धूप में कार्य करती रही है तो उसका रंग सांवला पड़ ही जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि श्याम वर्ण हमारी संस्कृति का द्योतक है, कर्मठता का द्योतक है। हमारे आराध्य राम कृष्ण आदि भी श्यामल वर्ण के ही थे। आगे निराला ने उसकी अवस्था के बारे में बताया है कि श्याम तन भर बधा यौवन, अर्थात उसका यौवन बधा हुआ है, मर्यादा में है, वह युवा है तथापि उसका आचरण मर्यादित है। आगे निराला लिखे हैं कि नत नयन प्रिय कर्म रतमन। वह मजदूरनी अपने यौवन का दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि उसको मर्यादित करके सृजनात्मक कार्य में लगाई हुई है। यहाँ प्रिय कर्म रतमन से तात्पर्य है कि यद्यपि कि यह यौवन से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है, परंतु वह इस ऊर्जा का प्रयोग विध्वंस में न करके सृजन में कर रही है। वह अपने मर्यादा में रहकर अपनी आंखें झुकाई हुई आनंद से कर्म कर रही है। आगे निराला कहते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। यहाँ गुरु का एक अर्थ है भारी भरकम, अर्थात उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है जिससे वह बार बार प्रहार करके पत्थरों को तोड़ रही है। यहाँ दूसरा प्रतिकार्थ होगा गुरु जो उसको रास्ता दिखाए, वह उसके हाथों द्वारा बार बार व्यवस्था पर चोट करके उसे अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है कि वह भी इसी समाज का एक हिस्सा है। आगे की पंक्ति है सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, अर्थात सामने सुंदर वृक्षों की कतारों वाली इमारत है। इस प्रकार इस पूरी पंक्ति को हम कुछ इस तरह से व्याख्यायित करेंगे कि वह अपने कर्म रूपी भारी हथौड़े से बार बार उस व्यवस्था पर प्रहार कर रही है जो कि इस समाज में कुछ व्यक्तियों को महलों का सुख देता है और कुछ को सर पर एक छाया तक नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सामने शब्द के दो अर्थ व्यंजित हो रहे हैं। पहला जो सामने दिख रहा है, अर्थात वह उस इमारत के सामने अपने कर्म में लीन होकर हथौड़े से पत्थरों को तोड़ रही है। वहीं दूसरा अर्थ अगर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वह जो जीवन संग्राम लड़ रही है उसके सामने महलों अट्टालिकाओं अर्थात पूंजीवादियों की व्यवस्था है। अर्थात यहाँ सर्वहारा वर्ग और पूंजीवादी वर्ग के बीच के टकराव का वर्णन है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि निराला यहाँ इस टकराव में भी विध्वंस की बात नहीं करते, वह सृजन की बात करते हैं। वह केवल अपनी उपस्थिति, अपनी गरिमा की बात करते हैं, क्योंकि विध्वंस किसी का भी प्रिय कर्म नहीं हो सकता। आगे की पंक्ति है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, अर्थात अब धीरे धीरे वातावरण में गर्मी आने लगी थी। धीरे धीरे धूप बढ़ते हुए प्रचंड गर्मी का रूप धारण कर रही थी। आगे निराला लिखते हैं कि उठी झुलसाती हुई लू रुई ज्यों जलती हुई भू। उसी भीषण गर्मी के प्रकोप को और दुस्सह बनाते हुए अब लू भी चलने लगी थी और ऐसा लगता था कि अब यह धरती रुई की तरह जल जाएगी।
गर्द चिनगी छा गई, अर्थात संपूर्ण वातावरण में जो धूल उड़ रही थी वह धूल, वह गर्द चिंगारियों की तरह जलती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रायः हुई दोपहर, और ऐसी ही परिस्थिति में दोपहर हो जाती है। इस तरह इस पूरे पद्य खंड के माध्यम से कवि निराला सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को ही प्रतिबिंबित कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ताप का बढ़ना और धूल का चिंगारियों में परिवर्तित हो जाना महज ग्रीष्म का वर्णन नहीं है, अपितु समाज की विषमता से आक्रोशित कवि का संदेश है कि अब शोषण की अति हो चुकी है। वह पैरों के धूल के समान निकृष्ट समझे जाने वाले सर्वहारा वर्ग में भी क्रांति की चिंगारियां स्फुटित हो चुकी हैं और वह इस संपूर्ण सृष्टि को रुई की तरह जलाने को आतुर है। इस तरह निराला संपूर्ण व्यवस्था को सचेत कर रहे हैं कि आम जनता का शोषण बंद करो, यह अपने अति तक पहुंच चुका है। और जिस प्रकार दोपहर के बाद ताप धीरे धीरे कम होने लगता है, उसी प्रकार अब शोषण को भी रोक देना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब ये छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर पूरी व्यवस्था को जला डालेंगी। यह निराला की काव्य प्रतिभा और प्रतीकों के प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण दृष्टिगत होता है। जैसे चढ़ रही थी धूप, अर्थात जनता में असंतोष बढ़ रहा है। गर्मियों के दिन, अर्थात वातावरण में गर्मी आ चुकी है, अर्थात आंदोलन का वातावरण बनने लगा है। दीवा का तमतमाता रूप, जनता का असंतोष आक्रोश में बदल चुका है। उठी झुलसाती हुई लू, अर्थात अब यह आक्रोश ने व्यवस्था पर असर डालना शुरू कर दिया है। रुई ज्यों जलती हुई भू, अर्थात पूरे भू यानी पृथ्वी रुई के समान जलने लगी है। गर्द चिनगी छा गई, जो पददलित जनता थी अब चिंगारी बन के छा गई है, अर्थात वह व्यवस्था को जलाकर खाक करने को आतुर है। प्रायः हुई दोपहर, अर्थात अब परिवर्तन का समय आ गया है। आगे की पंक्तियों में निराला ने लिखा है कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। निराला अपनी कविता के समापन में पुनः अपनी दृष्टि उस मजदूरनी पर टिका दिए हैं। उस पत्थर तोड़ती स्त्री की दृष्टि अचानक कवि पर पड़ती है और वह एक बार उनको देखती है और पुनः एक सरसरी दृष्टि सामने वाली इमारत पर टिका देती है। यहाँ छिन्न तार का अर्थ होता है निरंतरता का टूट जाना या क्रम भंग हो जाना। जैसे वह मजदूरनी जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, उसमें क्षण भर के लिए व्यवधान पड़ा या एक क्षण के लिए वह कर्म से विरत हुई। यहाँ निराला को यह अनुभूति होती है कि मानो वह स्त्री कह रही है कि मुझे क्यों देख रहे हो, आप उस भवन, उस व्यवस्था की तरफ देखो जो मेरे इस हाल का उत्तरदायी है। आगे निराला लिखते हैं कि देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यहाँ इस पंक्ति के दो निहितार्थ है। पहला वह कि इस भय से कि सामने की इमारत की तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा कि वह अपने कर्म से विरत है और वहाँ किसी को न पाकर अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही समेटने का प्रयास करती है और सामाजिक वैयक्तिक मर्यादा के कारण वह खुलकर रो तक नहीं पाती और उसकी यह दृष्टि निराला को अंदर तक विचलित कर जाती है। वहीं इस पंक्ति का दूसरा निहितार्थ हम यह कह सकते हैं कि वह अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति से पीड़ित होकर आश्रय हेतु समाज के धनाढ्य या संपन्न वर्ग की तरफ देखती है, परंतु वहां से उसे कोई सहायता न पाकर उसे अपनी असहायावस्था का बोध होता है और वह समाज से कोई सहानुभूति न पाकर अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लेती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मार खा रोई नहीं, मनुष्य की विवस्था का ऐसा चित्रण हिंदी साहित्य में निराला के अतिरिक्त कदाचित ही किसी ने किया है। रोना अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का सबसे सहज माध्यम है, परंतु उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वह अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकती या उसे इतना भी अधिकार, इतना भी समय नहीं है कि वह अपने दुख, अपनी वेदना को व्यक्त करे ताकि उसका कोई समाधान निकले। आगे निराला लिखते हैं कि सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। उस मजदूरनी की वेदना ने निराला के अंतर मन को झंकृत कर दिया, झिझोड़ दिया। ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। ये सारी घटनाएं, जैसे उसका सामने भवन की तरफ देखना, अपनी वेदना के अनुभूति होना आदि, सब एक क्षण के भीतर ही घट गई थी। उसी एक क्षण के बाद वह सचेत हो जाती है। यहाँ सुघर शब्द के बाद
यहाँ सुघर शब्द केवल मानसिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा, अपितु उसके कर्म की सुंदरता को भी व्यक्त कर रहा है। आगे की पंक्ति है, ढुलक माथे से गिरे सीकर। सीकर का अर्थ है पानी की छोटी छोटी बूंदें। यहाँ यह बूंदें उसके पसीने की है, उसके कर्मठता की निशानी है। पुनः निराला कविता का समापन करते हुए कहते हैं, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। पुनः वह सभी व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए अपने जीवन संग्राम में, अपने कर्म में लीन हो जाती है। मानो वह कवि से कह रही है कि यही मेरी स्थिति है, यही मेरी पहचान है कि मैं एक पत्थर तोड़ने वाली हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निराला ने कविता का प्रारंभ वह तोड़ती पत्थर से किया, जबकि समापन मैं तोड़ती पत्थर से। वह से मैं तक के सफर में कवि सामान्य मजदूर से एक ऐसे व्यक्तित्व तक पहुंचता है जिसे सामाजिक विषमताओं का बोध है तथा अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ज्ञान है। मानो वह इस समाज को मौन संदेश दे रही है कि मैं केवल पत्थर ही नहीं बल्कि आपकी सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ सकती हूँ। आशा है कि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।